आज हम जानेंगे ब्लड कैंसर के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस प्रकार का कैंसर आपके ब्लड सेल्स के उत्पादन और कार्य को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर बोन मैरो में शुरू होता है, जो ब्लड उत्पादन का अभिन्न स्रोत है। आपको बोन मैरो में स्टेम सेल्स मैच्योर होती हैं। आपके बोन मैरो में स्टेम सेल्स मैच्योर होती हैं और 3 प्रकार के ब्लड सेल्स में विकसित होती हैं: लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं या प्लेटलेट्स। कैंसर के मामले में ब्लड उत्पादन प्रक्रिया असामान्य प्रकार के ब्लड सेल्स के विकास की वजह से गड़बड़ा जाती है। रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर किसी भी उम्र के व्यक्तियों को हो सकता है। इस बीमारी के होने का खतरा 30 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को होने का ज्यादा रहता है। ब्लड कैंसर हमारे डीएनए में परेशानी का कारण होता है। आमतौर पर हमारे डीएनए में यह बदलाव उन कारणों से होता है जिन्हें हम समझ नहीं सकते हैं और उन चीजों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में हम समझ ही नहीं पाते कि डीएनए में होने वाले परिवर्तनों का कारण क्या है, जो ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। रिसर्च से पता चला है कि ऐसी कई चीजें हैं जो कुछ प्रकार के ब्लड कैंसर को विकसित करने में सहायक होती हैं। कई प्रकार के कैंसर आपके ब्लड को बनाने वाली सेल्स पर हमला करते हैं। उनके लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे आते हैं, इसलिए आप उन्हें नोटिस भी नहीं कर सकते। और कुछ लोगों में ब्लड कैंसर के कोई शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई देते। हालांकि ब्लड कैंसर के कुछ लक्षण सामान्य हो सकते हैं, पर ज्यादातर इसके लक्षण इसके प्रकार पर निर्भर करते हैं। ब्लड कैंसर के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं दोस्तों। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच कहानी में ये कैंसर की बातें कहां से आ गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बीमारी है और हमें इन बीमारियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जानकारी ही हमारी जिंदगी बचाती है। हमारी इस कहानी में भी ललिता को इस बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम लोग जानते हैं ब्लड कैंसर के बचाव और उपाय। उसके बाद हम फिर से हमारी कहानी को शुरू करते हैं। हेल्दी डाइट, विटामिन और पोषण युक्त भोजन खाने से कैंसर होने की संभावना को कम किया जा सकता है। अपने डाइट चार्ट में हरी और पत्तेदार सब्जियों को शामिल कीजिए। खाने में अंडे, मशरूम, गाजर, पत्ता गोभी, टमाटर जैसी सब्जियों को खाइए। सब्जियों और फलों में फाइबर होता है जो कैंसर से बचने में मदद करता है। रेड मीट खाने से कैंसर का खतरा 12% बढ़ जाता है। इसके अलावा एक रिसर्च के अनुसार जो महिलाएं रेड मीट खाती हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा तला भुना और माइक्रोवेव में पका हुआ भोजन न खाएं। इसके अलावा ठंडे खाने को गर्म करने से भी बचें। व्यायाम, एक्सरसाइज आपके शरीर की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। कैंसर से बचने के लिए कम से कम 1 सप्ताह में 5 दिन करीबन 30 मिनट के लिए वॉक जरूर करनी चाहिए। अगर वॉक का समय ना हो तो घर पर ही कुछ हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। धूम्रपान करने से निकोटीन हमारे शरीर में जाता है, जो कि कई तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि धूम्रपान या तंबाकू न खाएं। अनसेफ सेक्स HIV और एड्स के खतरे को बढ़ाता है, जिससे ब्लड कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। HIV एड्स का संक्रमण खून में ज्यादा होता है, इसलिए HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्स करने से बचें। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से आप खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। अब हम लौट आते हैं हमारी कहानी पर। सुधीर ललिता को सुल्तानगढ़ बुला लेता है और ललिता सुबह आ जाती है। सुधीर को फोन लगाती है कि मैं आ गई हूं यहां पर। सुधीर कहता है, बस 1 मिनट, मैं आया तुम्हारे पास, रास्ते में ही हूं, ट्रैफिक में फंस गया हूं। ललिता कहती है कि तुम आराम से आना, मैं यहां पर बैठ जाती हूं। सुधीर कहता है ठीक है। सुधीर के पापा और ललिता के पापा उन दोनों की शादी की तारीख को देखते हैं पंडित जी को बिठाकर। वो तारीखें देखते हैं। उधर ललिता को लेने सुधीर उसके पास आ जाता है। ललिता को अपने साथ लेकर जाता है। ललिता से पूछता है कि आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ललिता कहती है, नहीं, खुशी थी कि तुमसे मिलना होगा। सुधीर कहता है, कौन बोलता है कि तुम बीमार हो? कितनी खूबसूरत लग रही हो, देखो जरा खुद को, और बोलती हो कि तुम बीमार हो। ललिता कहती है, अच्छा, यहां भी मस्ती सूझ रही है आपको? सुधीर कहता है, हमारी बेगम जान हमारे साथ है और हमें मस्ती ना सूझे, ऐसा हो सकता है क्या भला? ललिता कहती है, ये बात भी सही है। दोनों बातें करते करते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुधीर कहता है कि चलो आ गए हम। ललिता कहती है, क्या जरूरत है, तुम्हारी बातों से ही मैं तो ठीक हो गई हूं। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। मैंने पिछले भाग में आपसे बात करी थी एक सपोर्ट की। जो इंसान को मिल जाता है तो वो इंसान कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना आ जाए, लड़ जाता है। यहां भी सुधीर जानता है कि वो जितना मानसिक रूप से ललिता का साथ देगा, वो उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसे एक सहारा मिल रहा है। वो दोनों उधर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।
दूसरी तरफ पंडित जी और दोनों के घर वाले अगले महीने की 12 तारीख को दोनों की शादी फिक्स कर देते हैं। इधर ललिता जैसे ही डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उसे देखते हैं और कहते हैं कि आप बाहर बैठिए, और सुधीर को डॉक्टर अंदर बुला लेते हैं। कहते हैं कि अब उनका कैंसर दूसरी लेवल पर पहुंच गया है और उसके लिए हमें जल्द से जल्द इनका इलाज करना पड़ेगा। सुधीर कहता है कि डॉक्टर आप चालू करो, फिर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। डॉक्टर कहते हैं कि आप कल सुबह से ले आना, हम लोग इनका इलाज शुरू करते हैं। सुधीर ललिता को लेकर अपने घर चला आता है। वो ललिता को हाथ लगाता है तो ललिता का बदन पूरा तप रहा होता है। सुधीर उसे गोलियां देता है और उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखता है। इतनी देर में सुधीर के दोस्त का फोन आता है। वो सुधीर को कहता है, भाई मुबारक हो। सुधीर कहता है, किस बात की बधाई दे रहा है तू भाई? सुधीर का दोस्त कहता है, अरे अगले महीने की 12 तारीख को शादी निकल आई है तुम्हारी। सुधीर खुश हो जाता है और अपने दोस्त को कहता है, भाई मैं लगाता हूं थोड़ी देर में फोन, और जाकर ललिता को खुशखबरी देता है। कहता है कि हमारी शादी की तारीख फिक्स हो गई है, अगले महीने की 12 तारीख को। अब तो हम दोनों जल्दी एक हो जाएंगे। क्या बात है, खूब नाचेंगे। ललिता सुधीर के गले लग जाती है और रोने लगती है। सुधीर कहता है, अरे पागल, इतनी खुशी की बात पर तुम रो रही हो? ललिता कहती है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं सुधीर, और मैं कितनी किस्मत वाली हूं जो मुझे तुम जैसा पति मिल रहा है। सुधीर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी नेकी तुम्हारी जगह काम आई और मेरी नेकी मेरी जगह काम आई। पर ललिता कहती है, फिर भी सुधीर, तुमने मेरा साथ दिया इस हालात में भी, बताओ कौन करता है ऐसा? सुधीर कहता है, मैं करता हूं ना अभी, तुम्हें लेकर मैं कश्मीर भी जाऊंगा, वहां हम घूमेंगे अच्छे से। ललिता कहती है, अभी बस मुझे तुम्हारी बाहों में सुला लो, मेरे लिए तो यही जन्नत है। जिससे आप प्यार करते हो वो इंसान अगर दुख या तकलीफ के समय आपके साथ हो तो आपका दर्द आधा हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच प्यार ही इतना रहता है कि उस प्यार के बीच में अक्सर दर्द को भूल जाते हैं, और जब दर्द को भूलते हैं तो हम ठीक होने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको बुरा लगे तो आप उस इंसान के पास जाओ जो आपको सुकून देता है। अब आपका सवाल होगा कि अगर वही इंसान जो आपको सुकून देता है गम दे तो क्या करें? तो हमें कुछ नहीं करना है, बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देना है, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। उसे खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जलने वाले लोगों के ऊपर थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर कहना स्वाहा। ललिता सुधीर के साथ सो जाती है। सुधीर उसे सुलाता है और वो भी अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सो जाती है। उसके साथ ही सुधीर भी सो जाता है, और रात में उसे तकलीफ ना हो इसलिए रात भर एक ही हालत में सोया रहता है। हिलता भी नहीं है वो, क्योंकि वो जानता है अगर एक बार ललिता की नींद खुली तो उसे दोबारा आएगी नहीं दर्द के कारण, इसलिए वो उसका पूरा ध्यान रखता है। हमारी कहानी में अब तक आपने सुना कि सुधीर और ललिता एक दूसरे को जान लेते हैं, और उसके बाद दोनों के घर वाले उनकी शादी की डेट भी निकाल लेते हैं। सुधीर और ललिता इस बात से बड़े खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के होने वाले हैं। शादी का मतलब आप भली भांति जानते हो। शादी में हम दो परिवारों को मिलवाते हैं, दो दिल मिल जाते हैं, और शादी हमारे समाज में एक पवित्र बंधन है। ऐसे बंधन जिसमें कि दो अनजाने मुसाफिर जिंदगी भर के हम सफर बन जाते हैं। और शादी करने या कराने से पहले हमारे घर वाले सब कुछ देख लेते हैं कि लड़का क्या करता है और हमारी बेटी को खुश रख पाएगा या नहीं, और लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की कैसी है, ये परिवार चला पाएगी या नहीं। ऐसी कई सारी बातें होती हैं जो कि शादी करने के पहले जानना जरूरी होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये सारी बातों को जान लेते हैं, और हम भी आते हैं हमारी मूल कहानी पर। 1 महीने पहले जब सुधीर के पास ललिता जाती है तो सुधीर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर ललिता का इलाज करते हैं और सुधीर बाहर अपने दोस्त के साथ बैठता है। यही कई दिनों तक चलता रहता है। उसके बाद ललिता घर चली जाती है और सुधीर उसे यहाँ से दवाइयां पहुंचाता रहता है, और साथ में ही अब दोनों की शादी भी आने वाली होती है। ललिता बड़ी ही खुश दिखाई देती है क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है। अब हम फिर से शादी वाले महीने में आ जाते हैं। सुधीर अभी सुल्तानगढ़ में ही है। वो 2 दिन बाद वहां से आएगा सारा शादी का सामान लेकर। तब तक वो अपनी जॉब भी कर रहा है। इधर सुधीर के मम्मी पापा भी बड़े खुश हैं कि अब उनके बेटे की शादी होगी। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जिसका उन्हें इंतजार बरसों से था। सुधीर की माँ भी बड़ी खुश है, कहती है अब मेरे घर भी बहू आएगी। उधर सुधीर दिन भर अपनी शादी की शॉपिंग करता है। रोहन किसी काम से बाहर गया है, इसलिए सुधीर वहां अकेला ही रह जाता है। और एक दिन जब वो थक हार करके अपने कमरे पर जाने लगता है, वो अपनी धुन में गाड़ी चला रहा है। इतने में अचानक उसकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि वहां उसे गौरी दिख जाती है। सुधीर उसके पास गाड़ी ले जाता है और कहता है, कहाँ हो आजकल, मिल ही नहीं रही हो और फोन भी बंद है। गौरी कहती है, अरे मैं गांव गई थी,
इतने दिनों बाद आज ही लौटी हूं। देखो जा ही रही हूं कमरे पे अपने। सुधीर कहता है आओ चलो छोड़ देता हूं। गौरी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और कहती है तुम सुनाओ क्या चल रहा है तुम्हारा। सुधीर कहता है कि कुछ नहीं यार, बस शादी की तैयारी चल रही है, देखो ना खरीदारी करके अभी आया हूं मैं। गौरी कहती है अच्छा। सुधीर गौरी को कहता है तुम भी ये काम छोड़ क्यों नहीं देती हो, कोई अच्छा काम कर लो, थोड़े दिन करोगी तो समाज खुद ही तुम्हें अपना लेगा, कब तक ऐसे जिंदगी को जियोगी। गौरी कहती है मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, किसके लिए मैं करूं बताओ। सुधीर कहता है किसी के लिए नहीं करना है, खुद की इज्जत बनाओ समाज में। सुधीर इतना बोलता है और गौरी कहती है बस बस यहीं ऊपर ही मेरा कमरा है। सुधीर गाड़ी साइड में लगाता है और गौरी के साथ ऊपर उसके कमरे में सामान रखने जाता है। थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं और सुधीर कहता है कि अब मैं जाता हूं, मुझे गांव निकलना है। गौरी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है जितना तुमने मेरे लिए किया है उतना शायद ही कोई सोचता भी होगा मेरे लिए या मेरे बारे में, और सुधीर के गले लग जाती है। दोनों के बीच फिर से रोमांटिक सीन बनता है और दोनों फिर से संबंध बना लेते हैं। गौरी कहती है तुम अलग हो यार सच में, अब मैं भी तुम्हारी बात मानूंगी और छोड़ दूंगी ये सारे काम, कुछ अच्छा करूंगी। सुधीर उसे कहता है ये हुई ना बात, चलो अब मैं चलता हूं, शादी में जरूर आना। गौरी कहती है ठीक है। सुधीर गौरी के घर से नीचे आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। अपनी कार में बैठकर वो अपने कमरे पर जाता है। वहां जाकर वो अपना सामान बांधता है और इतनी देर में उसका मकान मालिक उसके पास आ जाता है। सुधीर उन्हें कहता है कि अंकल जी मैं आपके घर की तरफ ही आने वाला था। उसके मकान मालिक पूछते हैं क्यों क्या हुआ। सुधीर कहता है ये कार्ड देने के लिए, मेरी शादी है। उसके मकान मालिक कहते हैं अरे वाह बेटा वाह, चलो हम जरूर आएंगे तुम्हारी शादी में। सुधीर कहता है बिल्कुल आइए। इतना बोलकर वो कहता है कि अब मैं निकलता हूं, गांव में बहुत सारे काम है मुझे। उसके मकान मालिक कहते हैं कि हाँ बेटा जाओ आराम से। सुधीर कहता है हाँ आराम से ही जाऊंगा, और सामान को गाड़ी में रखता है और अपने दोस्त रोहन को फोन लगाता है कि तू कहां है। रोहन कहता है कि बस अब यहां से निकल रहा हूं। सुधीर पूछता है कि गांव कब आएगा। रोहन कहता है कल सुबह से उधर ही आ जाऊंगा मैं, तू कहां है अभी। सुधीर उससे कहता है कि मैं तो बस निकल ही रहा हूं, सारा सामान मैंने ले लिया, अब जाने की ही देर है। रोहन कहता है कि ठीक है भाई तू निकल, मैं आता हूं सुबह। सुधीर अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने गांव के लिए निकल जाता है। उधर ललिता के घर वाले भी जोरों शोरों से लगे हैं शादी की तैयारियों में। ललिता के लिए कई सारा सामान खरीद के ले आते हैं। ललिता की माँ उसके पापा से कहती है कि सुनो ना, हम सुधीर के घर वालों को बता देते हैं ना ललिता की बीमारी के बारे में, जब उन्हें बाद में पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेंगे कि हमने झूठ बोलकर रिश्ता तय किया है। ललिता की माँ को उसके पापा कहते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है, अगर हम अभी बताने गए और वो लोग मना कर गए तो हमारी बेटी की शादी रुक जाएगी, और ललिता को क्या जवाब देंगे, और हमारी इज्जत का क्या होगा। शादी के 2 दिन पहले शादी टूट जाना कितना बड़ा कलंक होगा हमारे लिए, वो भी इस गांव में। मैं नहीं बता सकता उन्हें इस बारे में, शादी हो जाने दो, फिर बैठ करके बात कर लेंगे एक दिन उनसे। ललिता की माँ कहती है ठीक है। और ये बात सही है कि लड़की के पिताजी को अपनी इज्जत को फिक्र रहती है, वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। एक पिता अपने जीवन भर की सारी कमाई को दांव पर लगा देता है सिर्फ एक काम कर लिए कि बस उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। ललिता के पिता भी ललिता से बहुत प्यार करते थे। वो जानते थे कि अगर ललिता की ये बात उसे पता चली तो वो इसे सहन नहीं कर पाएगी। उधर सुधीर के घर वाले सुधीर की राह देखते हैं। सारे मेहमान आ जाते हैं। वो सुधीर को बार बार फोन लगाते हैं और कहते हैं दूल्हे राजा अब आ भी जाओ, कितना वेट करवाओगे। सुधीर कहता है कि बस रास्ते में हूं मौसा जी, पहुंचने वाला हूं। सुधीर फोन रखकर और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके घर आए मेहमान उसकी गाड़ी से सामान उतारते हैं। सभी कहते हैं कि कितना बड़ा आदमी बन गया है सुधीर को, देखो तो। सुधीर को सभी कहते हैं कि बेटा आज हल्दी है, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें हल्दी लगाना है। सुधीर को सभी बिठा लेते हैं और हल्दी लगाते हैं। उधर ललिता को भी हल्दी लग रही है। दोनों के परिवार और वो दोनों बड़े खुश हैं। सुधीर की भी कल बारात है, उसे मेहंदी लगा रही है उसकी बहनें। उधर ललिता की सहेलियां और बहनें भी उसके मजे लेती हैं, पूछती हैं जीजू का नाम कहाँ लिखें बताओ। ललिता शर्मा जाती है और कहती है क्या मजा आ रहा है तुम्हें मजा लेने में, हाँ, जहां मन करे वहां लिख दो। सहेलियां कहती हैं हाँ सब कुछ तो उनका ही है। बातों में नाचने में कब रात निकल जाती है पता ही नहीं चलता है। अगले दिन बारात के लिए सुधीर रेडी हो जाता है। बड़ी धूमधाम से बारात जाती है। दोनों के लगन लगते हैं और दोनों दूसरे के हमसफर बन जाते हैं। और फिर विदाई का दौर आता है। यह ऐसा दौर है जिसमें लड़की वालों की आंखें भर आती हैं और वो सभी रोने लग जाते हैं। ललिता जैसे ही रोना चालू करती है सुधीर उसे रोक देता है और फिर विदाई हो जाती है।
ललिता को सुधीर के घर ले जाते हैं। वहां पर के रस्म होते हैं, उन्हें पूरा किया जाता है और फिर सभी लोग सुधीर को और ललिता को उनके कमरे में छोड़ आते हैं। सुधीर और ललिता की पहली रात है। उसे अचानक खांसी आती है। सुधीर भागते हुए उसके लिए पानी लेकर आता है। ललिता ये देखकर खुश हो जाती है और सुधीर से चिपक जाती है और कहती है, तुम ऐसे ही मेरा ख्याल जिंदगी भर रखना। सुधीर कहता है, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। अब तक की कहानी में हमने सुना कि सुधीर की जिंदगी में क्या क्या हुआ और ललिता की जिंदगी को भी जाना। हमने जाना कि कैसे सुधीर ललिता की बीमारी में भी उसके साथ खड़ा है। और जब उन दोनों की पहली रात थी, उस वक्त भी सुधीर ने ललिता को जरा सी खांसी आई तो भाग के पानी लेने गया, उसे पिलाया और उसकी फिक्र करने लग जाता है। सुधीर को ललिता कहती है कि तुम मेरे साथ जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे ना? सुधीर कहता है, हाँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ ऐसे ही दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। और अच्छा सुनो, मैंने अभी तुम्हारे लिए एक प्लान भी किया है। ललिता कहती है, क्या प्लान किया है? सुधीर उससे कहता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि मैं तुम्हें कश्मीर की वादियों में ले जाऊंगा। ललिता कहती है, हाँ याद तो है। सुधीर कहता है, फिर हो जाओ तैयार, अब वो दिन आ गया है जहां सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ललिता कहती है कि पर मैं ऐसे मौसम में वहां कैसे जाऊंगी? सुधीर कहता है, सब अच्छा है मौसम, और जब तुम्हारे साथ मैं हूं तो फिर तुमको किस बात की चिंता है? ललिता कहती है, अच्छा बाबा चलेंगे, पर बाकी तुम ज्यादा परेशान ना हो मेरे लिए, इसलिए मैं ऐसा बोल रही थी, वरना पता चले कि वहां घूमने गए हैं, मजे करने गए हैं, लेकिन तुम मुझ में ही परेशान रहे और घूमना हो ही नहीं पाए। सुधीर कहता है, ललिता वहां तुम्हारे अलावा कोई है ही कहां मेरा, तुम्हें ही तो ले जा रहा हूं मैं, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। और रही बात वहां पर परेशानी की, तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, परेशानी नहीं, तुम्हारी जवाबदारी मेरी है। ललिता कहती है, वो तो मैं जानती हूं अच्छे से। सुधीर कहता है, जानती हो तो पैकिंग करो, हमारी ट्रेन है कल। ललिता कहती है, ठीक है। वो दोनों पैकिंग करते हैं और सुधीर के घर वालों को सुधीर पहले ही बता देता है कि वो दोनों घूमने जाएंगे, तो उसके पापा भी दोनों को खुशी खुशी विदा करते हैं। सुधीर के दोनों दोस्त उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और कहते हैं, भाई अच्छे से एंजॉय करना तुम दोनों। सुधीर कहता है, ठीक है। दोनों ट्रेन का इंतजार करते हैं। सुधीर कहता है, ललिता वहां की वादियां ज्यादा सुंदर हैं या तुम? ललिता कहती है, वादियां। सुधीर कहता है, तुम हो। ललिता पूछती है, वो कैसे? सुधीर उसे बताता है, वादियां कुछ दिन की रहेंगी, लेकिन तुम तो मेरे साथ जिंदगी भर हो ना। इतने में ललिता कहती है, आ गई। सुधीर कहता है, क्या? ललिता कहती है, ट्रेन आ गई है। सुधीर दोनों के बैग उठाता है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ललिता खिड़की से बाहर देखती है और सोचती है कि कितने दिनों बाद मैं अपने घर, अपने गांव से बाहर आई हूं। और सच में प्राकृतिक दृश्य कितने सुंदर हैं, कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं प्रकृति की। कहीं घने जंगल हैं तो कहीं उन जंगलों के बीच से बहता हुआ झरना, कहीं पहाड़ों की गोद में से बहती हुई नदियां, तो आसमान में उड़ते पक्षी। मानो हम कितना कुछ एक साथ देख लेते हैं। दोस्तों ये बात सही भी है। जब आप कभी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको कई सारे दृश्य देखने को मिलते हैं, प्रकृति के सारे। और हमारे भारतीय लोगों की एक खासियत यह भी है कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं उस वक्त अकेले रहते हैं, लेकिन जब हम ट्रेन में बैठ जाते हैं और कुछ दूरी तय करते हैं तो उस दूरी में ही हमारी कई सारे लोगों से बातचीत हो जाती है, कई सारे लोग को हम जानने लगते हैं। और मुझे याद है एक लेखक ने कहा है कि ट्रेन हमारी जिंदगी के जैसे चलती है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में हम कई नए लोगों से मिलते हैं, पीछे पुराने छूट जाते हैं, कई लोग जिंदगी में आते हैं और वापस चले जाते हैं। बिल्कुल एक ट्रेन में हम इन बातों का अनुभव कर सकते हैं। वैसे हम लोग बात कर रहे थे वादियों की। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में भारत का स्वर्ग कहा जाने वाले राज्य है कश्मीर की। कश्मीर विवादों में घिरा हुआ था, पर अब नहीं है। अब हम कश्मीर में हमारा मन करे वैसे रह सकते हैं और वहां घूम सकते हैं। भारत की जलवायु के हिसाब से मौसम परिवर्तित हो रहा था और उन्हीं के कारण सुंदरता और बढ़ती जाती है। जब हम हिमालय की गोद में जाते हैं या फिर हम कश्मीर की वादियों में जाते हैं तो हमें एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मन शांत हो जाता है, हमें वहां की शुद्ध हवाएं मिलती हैं और सालों से किए काम गए काम में जो हमारे तनाव आते हैं वो भी वहां जाकर सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि तनाव के बीच में रह रहकर इंसान चिढ़ने लगता है। इसलिए भले साल में एक बार पर हमें कहीं घूमने का प्लान जरूर बनाना चाहिए। सुधीर ये जानता है कि ललिता जब अपने आसपास की चीजों से बाहर निकलेगी तो उसकी हालात में सुधार होगा,
उधर ललिता की मां की हालत खराब होती जाती है। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती है। उसके पिताजी उसकी मां को समझाते हैं, लेकिन उसकी मां कहती है नहीं अच्छा लगता ललिता के बिना। ललिता के पापा उसकी मां को कहते हैं कि हमारी बेटी ठीक है, हमारा दामाद समझदार है, और रही बात शादी की तो देखो अब लड़की को तो अपना घर छोड़ना पड़ता ही है ना। अब उसे हम जिंदगी भर तो साथ नहीं रख सकते, वो पराया धन होती है। तुमने भी अपना घर छोड़ा था ना जब तुम यहां आई थी। तब ललिता की मां कहती है हाँ ये तो मैं जानती हूं। सुधीर के पापा कहते हैं, ललिता के पापा कहते हैं अब तुम्हें इसके बारे में पता है तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे अच्छे से जानती हो लड़कियों की हालत को। ललिता की मां कहती है हाँ मैं समझती हूं। ललिता के पापा कहते हैं तो फिर समझो बातों को, हमारी बेटी ठीक है, दुख हमें भी है, लेकिन अब सच्चाई तो यही है कि हमें समझना पड़ेगा। ललिता की मां हाँ बोलकर कहती है चल मैं खाना लाती हूं, तुम खा लेना। उधर सुधीर के घर भी वही बातें चलती हैं कि हमें सुंदर सुशील बहू मिल गई है। दोनों कितने खुश हैं। सुधीर के पापा कहते हैं वो तो है ही, और सारे रिश्तेदार भी जाने लगते हैं। सुधीर की मां उसके पापा से कहती है कि देखो 2 दिन में घर कितना भर गया था और अब कितना खाली खाली हो गया है। और ये बात भी सही है, क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे यहाँ पर कोई त्योहार होता है, कोई शादी होती है, तो कई सारे लोग मेहमान आते हैं और हमारा घर एकदम चमकने लगता है। कितनी हंसी मजाक होती है, कितनी मस्ती होती है, वो अलग ही खुशी होती है, उसके बारे में कहा ही नहीं जा सकता। सारे मेहमान बहन बेटियां आती हैं और वो 2 दिन मानो पूरे साल की थकान दूर कर देते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों में और हमारे दोस्तों में कई सारा प्यार होता है। लेकिन जब वो सभी लोग एक एक करके घर से जाने लगते हैं तो हमारा घर एकदम सूना लगने लग जाता है, और बाद में हमें कुछ दिन अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि वो 2 दिन की खुशियां इतनी हो जाती हैं कि हम उन्हें अगले 10 दिन नहीं भूल पाते हैं। सुधीर के घर वालों की भी यही दशा हो रही थी। सारे मेहमान जा रहे थे, सुधीर और ललिता भी घूमने चले गए थे। अब उसके पापा और मम्मी ही बचे हैं घर पर। इधर सुधीर और ललिता भी ट्रेन से उतरने वाले ही होते हैं। वो भी दोनों साथ में खुशी खुशी अपना सफर तय करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेन में बैठते भले अकेले हैं, लेकिन उतरते वक्त तो कई लोगों से जान पहचान हो जाती है। सुधीर और ललिता दोनों ट्रेन में बैठे हैं और बड़ी बड़ी बर्फ की पहाड़ियों के बीच से जा रहे हैं, और ललिता उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही है। सुधीर ललिता को देखकर मुस्कुराता है। थोड़ी देर बाद उन लोगों का स्टॉप आ जाता है। ट्रेन रुकती है और सुधीर उतरता है बैग लेकर। ललिता का हाथ पकड़ के उसे भी उतारता है। उसके बाद वो अपने बैग में से एक चादर निकालता है और ललिता को ओढ़ देता है, क्योंकि वहां का मौसम काफी ज्यादा ठंडा रहता है, इसलिए ललिता को कुछ हो उससे पहले वो ध्यान रखता है। वो दोनों थोड़ी दूर जाते हैं और सुधीर देखता है कि एक होटल दिख रहा है। वो होटल में जाकर एक कमरा बुक करता है और फिर ललिता के साथ अपना सामान लेकर वहां जाता है। तो अब तक की कहानी में हमने सुना कि सुधीर और ललिता घूमने के लिए कश्मीर आ गए हैं। आइए जानते हैं अगले भाग में कि क्या होता है इस कहानी में। आगे कहानी किस मोड़ पर घूमेगी, गौरी का क्या होगा, ललिता का और क्या होगा, सुधीर का क्या होगा, आइए जानते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुल्तानगढ़। सुधीर होटल के कमरे में बैठ ललिता को कश्मीर के बारे में बताता है। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार तथा चीड़ के पेड़ों से गिरते बर्फ के टुकड़े सच में यहाँ आने वालों को नई दुनिया का आभास देते हैं। जिधर नजर दौड़ाएं बस बर्फ ही बर्फ दिखती है, और उस पर दिखते हैं बर्फ के खेलों का आनंद उठाते हुए लोग, जो देश के विभिन्न भागों से आते हैं। ये है सर्दियों में जम्मू कश्मीर के उन पर्यटन स्थलों का नजारा जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और एक वानगी देखने पर हर शख्स कह उठता है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल सिर्फ गर्मियों में ही नहीं बल्कि सर्दियों में भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थलों का रोचक तथ्य यह है कि आतंकवाद के दिनों में भी यहाँ आने वालों के कदम कभी ठिठके नहीं थे। अंतर बस इतना आया था कि वे अगर एक पर्यटन स्थल पर नहीं पहुंच पाते तो दूसरे पर चले जाते। अब जबकि वादी बर्फ की चादर ओढ़ चुकी है, चिनार के पेड़ सुर्ख हो चुके हैं, पहाड़ों पर शीन की चमक से लगता है जैसे चांदी का वर्क डाल दिया गया हो। वादी के इसी नजारे को तो जन्नत कहते हैं, और जन्नत का शौक रखने वालों के लिए यही माकूल समय होता है सैर करने का। पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ हिमपात का सिलसिला जारी है। कुदरत के इस जादू से जम्मू संभाग भी अछूता नहीं है। जम्मू के नथिया टाप में भी हिमपात हो चुका है और पटनी टाप को कोहरे ने अपने लपेटे में ले लिया है। सैर के शौकीन इस मौसम में जम्मू कश्मीर आए तो पता चल जाएगा कि रियासत को क्यों स्वर्ग कहा जाता है। राज्य में यूं तो कई पर्यटन स्थल हैं जहां जाने की चाहत हर आने वाले पर्यटक की होती है, पर गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम तथा पटनी टाप जाए बिना शायद ही कोई रह पाता है। इनमें से पहले 3 तो कश्मीर वादी में अलग अलग दिशाओं में है, तो चौथा पटनी टाप
जम्मू संभाग में कश्मीर की ओर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं गुलमार्ग की। ये कश्मीर संभाग के बारामूला जिले में स्थित है। ये श्रीनगर जिले से 57 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्री बस से श्रीनगर से गुलमार्ग 2 घंटे में पहुंच जा सकते हैं। गुलमार्ग में स्कीइंग, गोल्फ कोर्स, विश्व की सबसे ऊंची केबल कार और ट्रैकिंग के अलावा सूफी संत बाबा ऋषि की दरगाह है। इस साल भी हनीमून मनाने के लिए जोड़े यहां आ रहे हैं। दिल्ली से आए जोड़े रंजीव और गीतांजलि ने बताया कि हमने इससे पहले सपने में भी इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी और बर्फ तो केवल फिल्मों में ही देखी थी। ऐसा लगता है हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। अपने 2 छोटे बच्चों के साथ गुजरात से आए मोहन भाई ने बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि कश्मीर ऐसा है। मैंने तो किताबों में ही इसके बारे में पढ़ा था। अब देखने पर अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। गुलमार्ग के टीआरसी में कई सालों से काम कर रहे गुलाम हसन लोन ने कहा कि हमने यहाँ पर कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। उन्होंने कहा कि हमने वो दौर भी देखा है जब मुंबई के लोग यहाँ पर सिनेमा की शूटिंग के लिए आते थे, लेकिन बंदूक की आवाज ने उनको इधर आने से रोक दिया। लेकिन अब समय बदल रहा है। सुधीर कहता है कि मेरा दोस्त रोहन बता रहा था कि कश्मीर में कई सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। दूर दराज से हर साल लाखों पर्यटक भारत की खूबसूरत जगहें, यहाँ की ऐतिहासिकता, प्राकृतिक प्रदत्त पर्यटन स्थलों और मानव निर्मित जगहों को घूमने के लिए आते हैं। भारत की बहुत सी जगहें विदेशों में बहुत मशहूर हैं। उनमें से एक कश्मीर है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर की बर्फीली वादियां, हरियाली, झील और यहाँ का अतिथि सत्कार पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। कश्मीर का नाम आते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग और दल झील का नाम और छवि दिखने लगती है। लेकिन कश्मीर में और भी खूबसूरत जगह हैं जिनके बारे में शायद आपको अधिक जानकारी ना हो, लेकिन घूमने के लिए वे जगह बेहतर विकल्प है। कश्मीर में बेहद खूबसूरत जगह है जहां आपको विदेशी वातावरण का अनुभव होगा। यूसमर्ग नाम की यह जगह श्रीनगर से 45 किलोमीटर दूर बडगाम इलाके में आती है। यूसमर्ग काफी हरा भरा है। यहाँ के घने जंगल आपका मन मोह लेंगे। यूसमर्ग में सेब, अमरूद और पुदीने की खेती भी होती है। यूसमर्ग का नजारा यूरोप का लुत्फ देता है। और उसने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारी वैलियां हैं। उनमें से कश्मीर का आरू वैली नाम का हिल स्टेशन पहलगाम से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस छोटे से हिल स्टेशन की खूबसूरती किसी विदेशी पर्यटक स्थल से कम नहीं है। यहाँ आपको झरने, ऊंची चोटियां और पास में ही लिदरवट वैली घूमने को मिल सकती है। कोलाई ग्लेशियर और तरसर मानसर झील और पास में ही बैसारन वैली की सुंदरता का आनंद भी आप ले सकते हैं। ललिता कहती है कि हाँ, हम इन सभी जगह पर घूमने चलेंगे। अभी तुम थोड़ा नहा धो के तैयार हो जाओ। सुधीर हाँ बोल करके नहाने चला जाता है और ललिता खिड़की में खड़ी होकर देखती है। सच में ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की बात ही कुछ और है। सुधीर नहा के निकलता और पीछे से ललिता के पेट पर हाथ रखकर उसके कंधे पर सर रखता है और कहता है, क्या देख रही है हमारी मोहतरमा? ललिता कहती है, खूबसूरती। सुधीर कहता है, तुमने कुछ छोड़ी होगी तो किसी को मिली होगी ना? ललिता कहती है, अच्छा जी। सुधीर कहता है कि हाँ जी। ललिता कहती है, चलो मुझे भी जाने दो, तैयार होने दो, फिर चलते हैं। सुधीर कहता है, ठीक है जाओ। ललिता नहाने चली जाती है और सुधीर कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और देखता है कि पहले कहां जाना चाहिए। वो अपने फोन में सर्च करता है तो उसे लोलाब वैली दिखाई देती है। वो देखता है कि वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत जगह पर सुकून के पल बिताने तो लोलाब वैली जा सकते हैं। यहाँ सेब के बाग देखने को मिलेंगे। लोलाब वैली में ललिता का मन शांत होगा और फिर वहां से हम कहीं और चले जाएंगे। सुधीर याद करता है कि उसके दोस्त ने कोई सी झील का नाम बताया था। फिर उसे याद आता है कि कश्मीर की गुरेज घाटी काफी मशहूर है। श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुरेज में काफी खूबसूरत झीलें हैं। यहाँ आपको मानसबल और वुलर झील के मनमोहक नजारे देखने को मिलेंगे। गुरेज में किशनगंगा नदी समेत कई अन्य धाराएं बहती हैं और वहां जाकर मैं ललिता को प्रकृति की सुंदरता बता दूंगा। उसके बाद वहां ललिता पर अच्छे से योग करवा लूंगा जैसा डॉक्टर ने कहा है। ऐसे तो घूमना भी हो जाएगा और साथ में ललिता का उपचार भी होता रहेगा। इतनी देर में ललिता नहाकर बाहर आती है और पूछती है, क्या प्लानिंग चल रही है? सुधीर कहता है, तुम नहा ली? मैं जगह देख रहा था, कहां कहां चलना है। ललिता कहती है, फिर क्या दिखा? सुधीर कहता है कि मैंने कुछ जगह देखी, तुम तैयार हो गई हो तो चलो। ललिता कहती है, बस 5 मिनट दो, हो जाऊंगी। सुधीर उसका इंतजार करता है और ललिता तैयार होती है। थोड़ी देर में ललिता तैयार होकर बाहर आती है। ब्लू कलर की साड़ी और ब्लैक कलर का ब्लाउज पहनकर सुधीर से पूछती है, कैसी लग रही हूं मैं? सुधीर कहता है, कश्मीर तुम्हारे आगे फीका लग रहा है, काला टीका लगा लो वरना नजर लग जाएगी। ललिता कहती है, तुम ये शायराना अंदाज बंद करो और चलो चुपचाप।
जो जगह देखी है वहां घूमने। सुधीर कहता है कि ठीक है। ललिता अपना पर्स रखती है और सुधीर अपना सामान रखकर जूते पहनता है। दोनों होटल के नीचे जाकर टैक्सी देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक टैक्सी वाला आता है। सुधीर उससे कहता है कि लोलाब वैली चलना है। टैक्सी वाला उन्हें वहां ले जाता है और टैक्सी से उतरकर सुधीर ललिता की आंखें बंद करके उस जगह पर ले जाता है जहां कई सारे तरह तरह के फूल खिले रहते हैं और आसमान खुद उनकी देखभाल करते हुए नजर आता है। ललिता ये सब देखकर बड़ी खुश हो जाती है और सुधीर दूर खड़ा होकर ललिता के इस बचपने को देखता है और सोचता है कि जल्दी से ललिता ठीक हो जाए और मैं उसे हमेशा ऐसे ही खुश देखता रहूं। इतने में ललिता की आवाज आती है, क्या सोच रहे हो, आओ ना इधर, कितना अच्छा लग रहा है। सुधीर वहां आकर बैठ जाता है और ललिता भी उसके पास आकर बैठ जाती है। कहती है, मेरे ही बारे में सोच रहे थे ना तुम वहां खड़े होकर। सुधीर कहता है, हाँ। ललिता कहती है, सुधीर एक वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम अपने आप को उसकी सजा नहीं दोगे, क्योंकि तुमने जितनी खुशियां मुझे दी हैं शायद मैंने सोचा भी नहीं था इनके बारे में, लेकिन तुमने मेरे अंदर एक नई जान डाल दी है। सुधीर उसे कहता है, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। तो क्या लगता है, ललिता इस बीमारी से जीत पाएगी या फिर सुधीर को अकेला कर जाएगी? और क्या उसके बिना सुधीर रह पाएगा? तमाम सवाल हैं और इनके जवाब मिलेंगे आपको सुल्तानगढ़ के अगले एपिसोड में। अब तक की हमारी कहानी में आपने सुना कि हमारे दोनों किरदार कश्मीर घूम रहे हैं और लगभग 1 महीना होने को है। अब वो घर आने की तैयारी में लग जाते हैं और घर आने की खुशी अलग होती है। जब हम कभी कहीं काम करके घर लौटते हैं या फिर हम कहीं से घूम के लौटते हैं, हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि हम एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। सुधीर और ललिता भी अब 1 महीने के बाद जब वापस लौट कर आ रहे हैं तो ललिता सुधीर को देखती है और कहती है, क्या हुआ सुधीर, तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो? सुधीर कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही। ललिता कहती है, तुम्हें तो बात भी छुपाना नहीं आता है। सुधीर कहता है कि मैं कहां छुपा रहा हूं कुछ भी। ललिता कहती है, मैंने देखा है तुम्हारा फोन, रात को जान रोहन का मैसेज आया था। सुधीर कहता है कि उसका क्या, कुछ भी बोल देता है वो। ललिता कहती है, क्या छुपाना, सच्चाई को तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूं इस बात को अच्छे से। सुधीर कहता है, हाँ वो तो है, तुमने क्या पढ़ लिया रोहन का मैसेज? ललिता कहती है कि मेरी दूसरी रिपोर्ट आ गई है ना, और उसमें मेरा कैंसर दूसरे स्टेज पर पहुंच गया है, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। सुधीर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बातें इतनी भी नहीं बिगड़ी हैं कि हम सुधार ना पाए। ललिता कहती है, अगर चीजें हमारे साथ में हो तो सुधर भी सकती है। अब तुम ही बताओ ना, जिसका बड़े बड़े डॉक्टर मना कर रहे हैं, आखिरी उसे कौन सही करेगा? सुधीर कहता है, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों ट्रेन में बातें करते हैं और फिर 1-2 दिन बाद अपने घर जाते हैं। जब सुधीर और ललिता अपने घर आते हैं, सुधीर की मां कहती है, आ गई मेरी बेटी वापस, कैसा रहा सफर तुम दोनों का? सुधीर और ललिता कहते हैं कि बढ़िया रहा मां, अगली बार हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे। सुधीर की मां कहती है, तुम दोनों आराम कर लो, मैं खाना बना के लाती हूँ। सुधीर भी कहता है, हाँ मां, आज आराम कर लेता हूँ, कल से मैं वापस काम पे जाऊंगा, बहुत छुट्टियां हो गई। सुधीर की मां कहती है, ठीक है बेटा, चले जाना, बहू को भी लेकर जाएगा क्या साथ में? सुधीर कहता है, अभी तो रहेगी आप लोगों के साथ में, जब अगली बार आऊंगा तो ले जाऊंगा, अभी मुझे वो कमरा भी बदलना है ना। उसकी मां कहती है, ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। ललिता भी कहती है कि मां जी, तब तक मैं आपके साथ रह लूंगी बढ़िया से। दोनों खाना खाते हैं और फिर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। सुधीर सो जाता है और उसकी मां और ललिता बातें करते हैं। सुबह होते ही सुधीर कहता है कि मां, अब मैं जाता हूँ, ललिता अपना ध्यान रखना, और मम्मी पापा का भी, और मां तुम भी इसके साथ ही रहना, अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी मां कहती है, क्या हुआ है? सुधीर कहता है, कुछ नहीं, बस अभी उधर ठंडे मौसम से आई है तो थोड़ा हो जाता है। उसकी मां कहती है, हम हैं तो बहू के साथ, तू टेंशन फ्री होके जा। सुधीर अपनी गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। मां जाके रोहन को कहता है, भाई कोई फ्लैट हो तो बताना मुझे। रोहन कहता है, ठीक है बता दूंगा। और कैसा रहा तेरा कश्मीर का ट्रिप? सुधीर कहता है, ट्रिप तो बढ़िया थी, पर तेरी भाभी की तबीयत फिर बिगड़ रही है, हमें उसे हिम्मत से लड़ना सिखाना पड़ेगा, वैसे तो वो बहुत मजबूत है। रोहन कहता है, देख भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, जो भी अपनी तरफ से हो पाएगा मैं सभी कर दूंगा, तू उसका टेंशन मत ले। सुधीर कहता है कि ऐसा नहीं है भाई, मैं जानता हूं तू मदद कर रहा है, लेकिन अब वो दूसरी लेवल पर पहुंच गई है और वहां से रिकवरी होना बहुत मुश्किल होता है। रोहन कहता है, हाँ मैं जानता हूं भाई। ये दोनों अलग अलग डॉक्टर से बातें करते हैं। 1-2 महीने बीत जाते हैं।
इधर सुधीर की माँ एक दिन ललिता का सामान जमा रही होती है, तब उसके हाथ में ललिता की रिपोर्ट आ जाती है। उसकी माँ वो रिपोर्ट देख लेती है और उसे देखकर उसकी माँ घबरा जाती है। वो उसे वापस रख देती है और जब शाम को वो दोनों सास बहू रसोई में खाना बनाते हैं तो उसकी सास उसे पूछती है कि ललिता, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? ललिता कहती है, कौन सी बात माँ, मैंने तो सब कुछ आपको बताया है। सुधीर की माँ कहती है, बेटा मैंने तुम्हारी रिपोर्ट देखी, तुम्हें कैंसर है, ये बात तुमने हमसे छुपाई। ललिता कहती है, माँ परेशान हो जाते हो इसलिए मैंने नहीं बताया। सुधीर की माँ ललिता को कहती है, बेटा इसमें परेशानी क्या, तुम बेटी हो हमारी, ये बात सुधीर को बताई तुमने? ललिता कहती है, हाँ माँ, उन्हें तो शादी के पहले से ही पता है। सुधीर की माँ उसे कहती है कि बेटा तुम हमें भी बता देती तो हम शादी से मना थोड़ी करते, तुमको तो हमने अपनी बेटी माना है ललिता। ललिता कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, पर ये बात मैंने आज तक मेरे घर वालों को भी नहीं बताई है। सुधीर की माँ कहती है, अरे पागल लड़की, अपने कभी परेशान नहीं होते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं अपनों के लिए। ललिता ये सुन के रोने लगती है और उसकी माँ उसे कहती है और उसकी सास उससे कहती है, बेटा रोते नहीं है, हम सब साथ है ना तेरे, सुधीर है, मैं हूं, सुधीर के पापा हैं, हम सब साथ है तेरे, तू चिंता मत कर। ललिता अपनी सास को गले लगा लेती है और रोने लगती है। उधर सुधीर को रोहन का फोन आता है। रोहन कहता है कि भाई फ्लैट खाली है और वहां तू रहे तो मैं बात करता हूं। सुधीर कहता है कि ठीक है, शाम को मैं आता हूं, देख लूंगा। सुधीर को अचानक एक दिन गौरी दिखती है और वो पेट से रहती है। सुधीर कहता है, तुमने भी शादी कर ली क्या? गौरी कहती है, नहीं। सुधीर कहता है, फिर ये कैसे? गौरी कहती है, मैंने वो काम भी छोड़ दिया है। सुधीर कहता है कि फिर ये कैसे? गौरी कहती है, तुम्हें याद है हमारी आखिरी मुलाकात जब तुम्हारी शादी थी और तुम मेरे घर मुझे छोड़ने आए थे? सुधीर कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि ये मेरा बच्चा है? गौरी कहती है, हाँ सुधीर। सुधीर उससे मानने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। वो शाम को जब रोहन से मिलता है, रोहन और वो दोनों फ्लैट देखने जाते हैं और उसमें वो देखता है कि सब कुछ है, सारी व्यवस्था है, फैमिली के साथ रहा जा सकता है और अपने घर फोन लगाता है कि माँ मैं इस संडे आऊंगा तो ललिता को भी साथ ले जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ललिता यहीं रहेगी अभी। सुधीर कहता है, पर माँ वहां कैसे? उसकी माँ कहती है, सुधीर अब मैं ललिता की बीमारी से अनजान नहीं हूं, सब कुछ पता है मुझे। सुधीर कहता है, चलो अच्छी बात है, आपको पता चल गया है, पर माँ आप सोचो कि वहां उसका इलाज कैसे होगा, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं और उसका इलाज पहले से ही चल रहा है। उसकी माँ कहती है, ठीक है तू आ जाना। सुधीर कहता है, हाँ माँ, आज मैं अपना सामान दूसरी जगह शिफ्ट कर लूंगा और उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसकी माँ कहती है, हाँ इतना तो मैं अपने बेटे को जानती हूँ। सुधीर कहता है, हाँ माँ, और पूछता है कि ललिता की तबीयत कैसी है? उसकी माँ कहती है, अब तो ठीक है बेटा पहले से, पर दर्द होता रहता है। सुधीर कहता है कि माँ उसे फोन लगाता हूँ। सुधीर अपनी माँ का फोन रख देता है और उसी टाइम पर ललिता को फोन लगाता है कि क्या हुआ है ललिता? ललिता कहती है कि कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है। सुधीर कहता है कि मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने आज, मैंने नया फ्लैट भी ले लिया है, अब हम दोनों यहां पर रहेंगे और तुम्हारा इलाज भी करवा लेंगे। ललिता कहती है, ठीक है सुधीर। सुधीर और रोहन अपने फ्लैट पर बैठे रहते हैं और सुधीर रोहन को कहता है, भाई एक और नई परेशानी मेरे सामने आ गई है। रोहन पूछता है, क्या हुआ है? अब कौन सी परेशानी आ गई है? सुधीर कहता है, गौरी पेट से है और उसके पेट में जो बच्चा है वो कह रही है कि मेरा है। रोहन कहता है, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो वैश्या है। सुधीर रोहन को कहता है कि वो बोल रही थी कि उसने वो काम छोड़ दिया है और आखिरी बार सिर्फ मुझसे ही मिली थी। रोहन कहता है, नहीं यार भाई, और अगर है भी तो रहने दे, तू क्यों इतना सोच रहा है? सुधीर कहता है, भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से बोल रही थी ना, उस हिसाब से तो मुझे लग रहा था और शादी के एक दिन पहले ही हमारे बीच सब कुछ हुआ था। रोहन कहता है कि भाई हम समझते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ देख लेंगे, अभी फिलहाल हमें एक डॉक्टर से मिलने चलना है। सुधीर कहता है, कब तक मिलूं यार, कोई तो ऐसा नहीं बोलता कि वो मेरी ललिता को बचा लेंगे। रोहन कहता है, हिम्मत रख भाई, सब ठीक हो जाएगा। सुधीर कहता है, ठीक है भाई, मैं परेशान हो गया हूं अपनी किस्मत से।